हर 5 साल में चुनाव होते हैं, सरकार बनती है और हर 5 साल बाद सरकार चली भी जाती है। ऐसे में देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक ऐसी व्यवस्था की ज़रूरत होती है जो परमानेंट तौर पर, स्थायी तौर पर बनी रह सके, और इसी व्यवस्था का नाम है ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही। किसी भी देश की शासन व्यवस्था के लिए ब्यूरोक्रेसी को, नौकरशाही को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन पिछले कुछ समय से जानकारों द्वारा चिंता जाहिर की जा रही है कि भारत में नौकरशाही एक गंभीर संकट का सामना कर रही है, गंभीर रिक्तियों के संकट का सामना कर रही है। नौकरशाही में जो नौकरशाह हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनकी संख्या लगातार तेजी से कम हो रही है। आज इस वीडियो में हम इसी विषय से संबंधित तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि IAS की इस नई वीडियो में। वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं, यानी उन बिंदुओं की बात कर लेते हैं जिनके माध्यम से हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो वीडियो में सबसे पहले हम न्यूज़ यानी खबर को देखेंगे। इसके बाद जानेंगे कि अखिल भारतीय सेवाएं क्या होती हैं और उन सेवाओं का भारत में इतिहास क्या है। साथ ही ये भी जानेंगे कि अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है, किस तरह से IAS और IPS अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। इसके अलावा केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति की व्यवस्था क्या है, जो डेपुटेशन का सिस्टम है, उस सिस्टम को भी समझने की कोशिश करेंगे। उससे जुड़ी क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या चैलेंजेस मौजूद हैं, और साथ ही केंद्रीय प्रतिनियुक्तियों के लिए, डेपुटेशन के लिए अधिकारियों की कमी क्यों हो रही है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। इस पर भी बात करेंगे कि क्या आंकड़े सामने आए हों, आंकड़ों को समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही सरकार द्वारा इस संबंध में क्या प्रयास किए गए हैं, सरकार ने क्या निर्णय लिए हैं, उन निर्णयों को समझेंगे। इसके अलावा अंत में आगे की राह और एक प्रश्न पर भी चर्चा करेंगे। प्रश्न मेंस का है और आप 250 शब्दों में इसे लिखने की कोशिश कर सकते हैं। आज का जो पूरा वीडियो है वो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित है और आप इसे शासन व्यवस्था और लोकतंत्र में सिविल सेवकों की भूमिका जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले आज की हमारी न्यूज़ देख लेते हैं। आज की हमारी जो न्यूज़ है वो द हिंदू के कमेंट सेक्शन से है। हमारी खबर है द सेंट्रल वर्सेस स्टेट टसल ओवर IAS पोस्टिंग, यानी केंद्र सरकार में, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच IAS और IPS अधिकारियों की पोस्टिंग को लेकर एक विवाद है, एक तनाव मौजूद है, एक टसल मौजूद है। इसी को लेकर इस पूरी खबर में, इस आर्टिकल में बात की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर ये अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विसेज क्या होती हैं और इनका इतिहास क्या है। तो हम जानते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, एक डेमोक्रेटिक नेशन है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते भारत में जो निर्णय लेने की प्रक्रिया है, जो डिसीजन मेकिंग पावर है, वो चुने हुए जनप्रतिनिधियों को दी गई है, इलेक्टेड लीडर्स को दी गई है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को दी गई है। हालांकि इस पूरी व्यवस्था में एक समस्या ये मौजूद है कि ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं ये कुछ निश्चित समय के लिए ही चुने जाते हैं, कि एक निश्चित अवधि के लिए चुने जाते हैं। ऐसे में नीतियों की जो निरंतरता होती है, पॉलिसीज की जो कॉन्टिन्यूटी होती है, उस कॉन्टिन्यूटी को बनाए रखने के लिए भारत में अखिल भारतीय सेवाओं यानी ऑल इंडिया सर्विसेज का निर्माण किया गया है। ऑल इंडिया सर्विसेज की बात करें तो ये सेंट्रलाइज्ड परमानेंट सेवाएं होती हैं, स्थायी सेवाएं होती हैं, जिनके माध्यम से जिन्हें भारत में प्रशासनिक प्रणाली की जो बुनियाद के तौर पर देखा जाता है, एक नींव के तौर पर देखा जाता है। इस तरह की सेवाएं भारत का जो प्रशासनिक ढांचा है, उस ढांचे की नींव मानी जाती है, उस ढांचे के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। इसके अलावा इस पूरी जो सेवाएं होती हैं, अखिल भारतीय सेवाओं के कामों की बात करें कि इस सेवा के अधिकारी क्या काम करते हैं, तो अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों का प्राथमिक कार्य भारत सरकार की नीतियों, भारत सरकार को जो नीतियां बनानी है, जो विकासात्मक परियोजनाएं शुरू करनी है, उन परियोजनाओं को तैयार करना, उन परियोजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करना, इनका प्राथमिक कार्य होता है। इसके अलावा इस तरह के जो अधिकारी होते हैं वो मुख्य तौर पर ये भी सुनिश्चित करते हैं कि जमीनी स्तर पर सरकारी प्रणाली का कामकाज सही ढंग से चलता रहे। इसके अलावा इस पूरी व्यवस्था के इतिहास की बात करें, इसकी हिस्ट्री को समझने की कोशिश करें, तो इस पूरी व्यवस्था का सबसे पहला जिक्र हमें चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य के नाम से भी जाना जाता था, उनकी किताब अर्थशास्त्र में देखने को मिलता है। उन्होंने अपनी किताब अर्थशास्त्र में प्रशासनिक तंत्र के 7 बुनियादी तथ्यों, 7 बुनियादी एलिमेंट्स का जिक्र किया है, और इन्हीं एलिमेंट्स में से एक है अमात्य यानी नौकरशाही, नौकरशाह यानी ब्यूरोक्रेसी। उन्होंने अपनी किताब अर्थशास्त्र में लिखा है कि उच्च नौकरशाही यानी हायर ब्यूरोक्रेसी के मुख्यतः 2 एलिमेंट्स होते हैं। जो हायर ब्यूरोक्रेसी होती है वो मुख्य तौर पर 2 एलिमेंट से मिलकर बनी होती है। पहला एलिमेंट है मंत्री और दूसरा एलिमेंट है अमात्य। अमात्य वो लोग होते हैं जो मंत्री की सहायता करते हैं नीतियों के निर्माण में और इन्हें सही ढंग से जमीनी स्तर पर लागू करने में। तो ये तो बात हुई चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल की। इसके अलावा मुगल काल में भी हमें ब्यूरोक्रेसी का जिक्र देखने को मिलता है। मुगल काल में जो नौकरशाही थी उसे मनसबदारी व्यवस्था पर आधारित माना जाता था। मनसबदार लोग कौन थे? तो मनसबदार नागरिक या सैन्य सिविल सेवक थे, जो यानी वो लोग थे जो नागरिक या सिविल सेवाओं या फिर मिलिट्री सेवाओं में संलग्न थे, मिलिट्री सेवाओं से जुड़े हुए थे। और इन लोगों को मुगल दरबार के अलग अलग पदों पर, अलग अलग प्रशासनिक पदों पर
नियुक्त किया जाता था। इसके अलावा ब्रिटिश काल की बात करें तो ब्रिटिश काल में भी प्रशासनिक तंत्र को चलाने के लिए, सही ढंग से प्रशासनिक तंत्र को संचालित करने के लिए सिविल सेवाओं का व्यापक स्तर पर उपयोग किया गया था और इसी व्यवस्था को भारत में आज़ादी के बाद भी अपनाया गया। भारत में आज़ादी के बाद मौजूदा समय में मौजूदा संरचना की बात करें तो जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय भारत में 2 ऑल इंडिया सर्विसेज थी, पहला आईएएस और दूसरा आईपीएस। इसके बाद साल 1966 में एक नया संशोधन लाया गया और एक नई सिविल सेवा का निर्माण किया गया, एक नई ऑल इंडिया सर्विस का निर्माण किया गया, जिसे अब ऑल इंडिया फॉरेस्ट सर्विस के नाम से जाना जाता है, भारतीय वन सेवा के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से भारत में मौजूदा समय में 3 ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, पहला आईएएस, दूसरा आईपीएस और तीसरा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। इसके अलावा इन तीनों सेवाओं की कुछ नियंत्रण अथॉरिटीज़ भी हैं, कुछ अपॉइंटिंग अथॉरिटीज़ भी हैं, कुछ कैडर नियंत्रण अथॉरिटीज़ भी हैं। जैसे आईएएस अधिकारियों के लिए डीओपीटी है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग। इसके अलावा आईपीएस अधिकारियों के जो कैडर नियंत्रण अथॉरिटी है वो गृह मंत्रालय है। साथ ही जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज की जो कैडर नियंत्रण अथॉरिटी है वो पर्यावरण मंत्रालय है। तो इस तरह से तीनों सेवाओं के लिए अपनी अलग अलग कैडर नियंत्रण अथॉरिटी है। अब हमने पहले ही बात की कि तीनों सेवाओं के लिए अलग अलग कैडर नियंत्रण अथॉरिटी है, तो बात कर लेते हैं कि किस तरह से इन सेवाओं में अधिकारियों की नियुक्ति कैसे होती है। तो हमने देखा कि तीनों सेवाओं की अलग अलग कैडर नियंत्रण अथॉरिटी है। हमारे पास डीओपीटी है, गृह मंत्रालय है और पर्यावरण मंत्रालय है। समय समय पर हर साल ये तीनों जो कैडर नियंत्रण अथॉरिटीज़ हैं, ये तीनों अथॉरिटीज़ कैडर समीक्षाएं करती हैं, कैडर रिव्यू करती हैं और इस कैडर रिव्यू में मुख्य तौर पर इस बात की जांच की जाती है कि राज्यों में या कैडर्स में कितने अधिकारियों की ज़रूरत है, कितने आईएएस अधिकारियों की ज़रूरत है, कितने आईपीएस अधिकारियों की ज़रूरत है, कितने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के अधिकारियों की ज़रूरत है। जब ये कैडर रिव्यू हो जाता है, इस कैडर रिव्यू में राज्यों का भी सहयोग लिया जाता है, राज्यों के साथ भी विचार विमर्श किया जाता है। हालांकि इस कैडर रिव्यू में जो अंतिम निर्णय होता है वो केंद्र सरकार का होता है, इन प्राधिकरणों का होता है, इन अथॉरिटीज़ का होता है। जब ये कैडर रिव्यू हो जाता है तो कैडर रिव्यू में जो निकल के आता है कि कितने अधिकारियों की ज़रूरत है, इसकी सूची जो तीनों प्राधिकरण है, इसकी सूची तीनों प्राधिकरणों द्वारा यूपीएससी को दी जाती है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी संघ लोक सेवा आयोग को दी जाती है। संघ लोक सेवा आयोग की बात करें तो भारतीय संघ लोक सेवा आयोग को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत गठित किया जाता है। इस तरह से ये एक संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो भारत में सिविल सेवाओं, अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति करती है। जब यूपीएससी के पास, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के पास इस तरह की सूची पहुंच जाती है कि कितने अधिकारियों की ज़रूरत है, तो इसके बाद यूपीएससी द्वारा एक एग्ज़ाम का आयोजन किया जाता है जिसका नाम है सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, सिविल सर्विस एग्ज़ाम। इस एग्ज़ाम के बाद ही जो अधिकारी होते हैं, उन अधिकारियों का चयन किया जाता है इस एग्ज़ाम के माध्यम से। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारत सरकार यानी केंद्र सरकार ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारियों की, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति प्राधिकारी होती है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है। इसके बाद जब ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारियों का चयन हो जाता है सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के माध्यम से, तो उनके चयनित अधिकारियों को फिर कैडर का आवंटन किया जाता है, उनको राज्य का आवंटन किया जाता है कि वो कौन से राज्य में, कौन से कैडर में रहकर काम करेंगे। और ये जो कैडर का आवंटन होता है, इस कैडर के आवंटन के लिए कई कारक महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे किसी व्यक्ति की रैंक क्या आई है सिविल सर्विसेज एग्जाम में, इसके अलावा उसने क्या प्रेफरेंस दी थी, क्या वरीयता दी थी, इसके अलावा किसी राज्य में, संबंधित राज्य में कितने अधिकारियों की ज़रूरत है, इसके आधार पर भी कैडर का निर्धारण किया जाता है। हालांकि यहाँ भी जो अंतिम निर्णय होता है वो केंद्र सरकार का ही होता है। केंद्र सरकार अपने निर्णय के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को कोई भी कैडर अलॉट कर सकती है। अब इसके बाद जब अधिकारियों का चयन हो जाता है, उनका कैडर अलॉट हो जाता है, तो उनको प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है, उनको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है अलग अलग संस्थानों में, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में। तो इस तरह से भारत में जो ऑल इंडिया सर्विसेज का स्ट्रक्चर है उसकी एक अनूठी विशेषता ये है कि ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज के अधिकारियों की नियुक्ति तो केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, उन्हें प्रशिक्षण, उन्हें ट्रेनिंग केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है। हालांकि वो जो काम करते हैं वो राज्य सरकारों के तहत काम करते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ऑल इंडिया सर्विसेज के जो अधिकारी होते हैं, अखिल भारतीय सेवाओं के जो अधिकारी होते हैं, वो दोनों ही सरकारों के प्रति उत्तरदायी होते हैं, दोनों ही सरकारों के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और इसी पूरे मसले को लेकर अक्सर राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों के बीच हमें विवाद भी देखने को मिलता है। कई बार केंद्र सरकार द्वारा किसी अधिकारी को डेप्यूटेशन के लिए बुलाया जाता है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा उस अधिकारी को रोक लिया जाता है, उसके डेप्यूटेशन के लिए बाधा उत्पन्न की जाती है, जिसकी वजह से दोनों सरकारों के बीच विवाद देखने को मिलता है। पिछले कुछ समय में हमें ऐसे कई विवाद देखने को मिले हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल में हुआ विवाद काफ़ी प्रमुख था, जहां एक उच्च अधिकारी की नियुक्ति को लेकर, उच्च अधिकारी के डेप्यूटेशन को लेकर पश्चिम बंगाल की सरकार और केंद्र सरकार के बीच एक टसल देखने को मिली थी, एक विवाद, एक संघर्ष की स्थिति देखने को मिली थी। ये तो बात हुई कि भारत में सिविल सेवकों की नियुक्ति की प्रक्रिया किस तरह से होती है, नियुक्ति किस तरह से की जाती है। अब आखिर जान लेते हैं कि जब केंद्र सरकार द्वारा जिन अधिकारियों का चयन किया जाता है
उन अधिकारियों को राज्यों के पास भेज दिया जाता है। तो केंद्र सरकार का काम किस तरह से चलता है, केंद्र सरकार में उच्च पद पर कौन अधिकारी नियुक्त होते हैं, तो इस पूरी व्यवस्था के लिए केंद्र सरकार द्वारा डेपुटेशन के सिस्टम को अपनाया जाता है, प्रतिनियुक्ति की व्यवस्था को अपनाया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों से जो अधिकारी राज्यों में नियुक्त किए गए थे उन अधिकारियों को वापस बुलाया जाता है और कुछ समय के लिए उनकी सेवाएं ली जाती हैं। इस पूरी व्यवस्था के तहत जो भी अधिकारी किसी राज्य में 9 साल तक अपनी सेवाएं दे चुके हैं, 9 साल तक राज्य में काम कर चुके हैं, वो अधिकारी केंद्र सरकार के तहत निदेशक और उससे ऊपर के पद पर प्रतिनियुक्ति के लिए पात्र हो जाते हैं, उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं, डेपुटेशन के लिए आ सकते हैं। इस पूरी व्यवस्था के तहत केंद्र सरकार हर साल प्रतिनियुक्ति के लिए, डेपुटेशन के लिए इच्छुक जो भी अधिकारी हैं उन अधिकारियों से एक प्रस्ताव सूची मांगती है, एक ऑफर लिस्ट मांगती है और इसी ऑफर लिस्ट के माध्यम से अधिकारियों का चयन किया जाता है। उन अधिकारियों की क्वालिफिकेशन देखी जाती है और इसी क्वालिफिकेशन के आधार पर उन्हें डेपुटेशन पर भेजा जाता है, उन्हें डेपुटेशन पर बुलाया जाता है। ये तो हुई बात डेपुटेशन की। इसके अलावा यहाँ ये भी जान लेना जरूरी है कि केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्यों की मंजूरी लेना भी जरूरी होता है और इसको लेकर भी अक्सर विवाद उत्पन्न होता रहता है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच, क्योंकि देखा जाता है कि कई बार राज्य सरकार केंद्र सरकार को डेपुटेशन के लिए अनुमति ही नहीं देती है। इसके अलावा इस पूरे विषय को लेकर ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले अधिकारी कुल कैडर की संख्या के 40% से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। यानी एक कैडर में जिन भी अधिकारियों को डेपुटेशन पर भेजा जा रहा है उन अधिकारियों की कुल संख्या पूरे कैडर की कुल संख्या से 40% से ज़्यादा नहीं हो सकता है, यानी 40% से ज़्यादा अधिकारियों को डेपुटेशन पर भेजा नहीं जा सकता है। तो ये तो बात हुई डेपुटेशन की व्यवस्था की। अब आगे बढ़ते हैं और केंद्रीय प्रतिनियुक्ति में सेंट्रल डेपुटेशन के लिए अधिकारियों की कमी कितनी है उस पूरे आंकड़े पर जान लेते हैं, उस पूरे आंकड़े पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो बीते दिनों गृह मंत्रालय ने, होम मिनिस्ट्री ने एक आंकड़ा जारी किया था, एक रिपोर्ट जारी की थी। इस आंकड़े में बताया गया था कि केवल 3 ही अब तक आईपीएस अधिकारियों ने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए सेंट्रल डेपुटेशन के लिए अपना आवेदन दिया है, अपनी इच्छा जाहिर की है, जो कि काफ़ी कम संख्या है। क्योंकि और ये जो सभी अधिकारी हैं, जिन सभी अधिकारियों ने सेंट्रल डेपुटेशन के लिए अपना एप्लीकेशन दिया है, वो सभी अधिकारी मुख्य तौर पर पुलिस अधीक्षक के पद से संबंधित हैं। यानी इससे हमें ये पता चलता है कि जिन भी अधिकारियों ने आवेदन दिया है उनमें से कोई भी अधिकारी उच्च पद का अधिकारी नहीं है, एक बड़ी पोस्ट का अधिकारी नहीं है। बड़ी पोस्ट यानी जैसे पुलिस महानिदेशक, इसके अलावा अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक या फिर पुलिस महानिरीक्षक, इनमें से किसी भी बड़े पद के अधिकारी ने सेंट्रल डेपुटेशन के लिए आवेदन नहीं दिया है। तो जाहिर तौर पर सेंट्रल डेपुटेशन के लिए जो भी आवेदन आए हैं उन आवेदनों में अधिकारियों की भारी कमी देखने को मिली है। इसके अलावा इन आंकड़ों की तुलना पिछले कुछ वर्षों के आंकड़ों से करें तो अक्टूबर 2018 में लगभग 14 आईपीएस अधिकारियों ने सेंट्रल डेपुटेशन के लिए अपनी इच्छा जाहिर की थी, इसके लिए अपना एप्लीकेशन दिया था। जाहिर तौर पर इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि पिछले कुछ समय में सेंट्रल डेपुटेशन के लिए आने वाले आवेदनों में काफ़ी कमी देखने को मिली है, जो कि जाहिर तौर पर भारत सरकार के कामकाज को प्रभावित कर रही है। इसको एक चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं। तो भारत सरकार में जो भी पुलिस संगठन है, जो भी पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मौजूदा समय में उन पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस में तकरीबन 263 वैकेंसीज हैं आईपीएस अधिकारियों की। लेकिन हमने पहले ही देखा कि केवल 3 अधिकारियों ने ही इसके लिए आवेदन किया है। तो जाहिर तौर पर दोनों के बीच एक काफ़ी अंतर मौजूद है, काफ़ी बड़ा गैप मौजूद है और इस गैप की वजह से आगे आने वाले समय में जो भी सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, केंद्रीय पुलिस संगठन है जैसे कि सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसके अलावा जो भी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज हैं, इसके अलावा आईबी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, इन पूरे संगठनों के कामकाज प्रभावित हो सकते हैं क्योंकि इनमें अधिकारियों की नियुक्ति ही नहीं की जा रही है। इसके अलावा भारत में जो भी सेंट्रल और पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन ऑर्गेनाइजेशंस में टोटल स्ट्रेंथ को देखें तो सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस में जो भी आईपीएस अधिकारियों की टोटल स्ट्रेंथ है वो लगभग 656 के आसपास है और इन 656 पोस्ट में से मौजूदा समय में तकरीबन 263 पोस्ट खाली पड़ी हुई हैं। तो जाहिर तौर पर इन संगठनों का काम, सीबीआई का काम, आईबी का काम, सीएपीएफ का काम प्रभावित हो रहा है और इसकी वजह से देश की सुरक्षा के समक्ष एक खतरा उत्पन्न हो रहा है। चलिए, ये तो बात हुई कि केंद्रीय प्रतिनियुक्तियों के अधिकारियों की कमी कितनी है। अब यहाँ पर अधिकारियों की केवल आईपीएस अधिकारियों की कमी ही नहीं है, भारत में आईएएस अधिकारियों की भी भारी कमी मौजूद है, खासतौर पर केंद्र सरकार के समक्ष। बीते दिनों के 4 अगस्त को, इसी महीने 4 अगस्त को केंद्र सरकार ने तकरीबन 14 आईएएस अधिकारियों की पीएमओ यानी प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में नियुक्ति की थी। हालांकि उस समय भी रिपोर्ट सामने आई थी कि भारत के कई मंत्रालयों में भारत आईएएस अधिकारियों की भारी कमी है। जो भी बड़े पदों पर आईएएस अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है उसमें काफ़ी ज़्यादा पद रिक्त पड़े हुए हैं। इसके अलावा राज्यों में भी आईएएस अधिकारियों की भारी कमी देखने को मिलती है। राज्यों के पास भी आईएएस अधिकारियों की संख्या काफ़ी कम है। उदाहरण के लिए डीओपीटी के आंकड़ों को देखें, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के आंकड़ों को देखें तो 1 जनवरी तक विभिन्न राज्यों में आईएएस अधिकारियों की तकरीबन 1472 पोस्ट और आईपीएस अधिकारियों की तकरीबन 864 पोस्ट जो है
वो खाली पड़ी हुई थी। तो जाहिर तौर पर इसकी वजह से भारत का जो प्रशासनिक ढांचा है, वो प्रशासनिक ढांचा एक बहुत ही चुनौतियों का सामना कर रहा है, एक बहुत ही बड़े संघर्ष का सामना कर रहा है। इन सभी रिक्तियों की वजह से भारत सरकार के जो कामकाज है, केंद्र सरकार का जो कामकाज है, वो कामकाज प्रभावित हो रहा है, नीतियों का निर्माण प्रभावित हो रहा है, और ये सभी चीज़ें मिलकर समग्र तौर पर भारत के विकास को भी प्रभावित कर रही हैं, भारत की वृद्धि को भी प्रभावित कर रही हैं। चलिए, बात हुई केंद्रीय प्रतिनियुक्तियों के लिए अधिकारियों की कमी कितनी है। अब इस संबंध में सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं, सरकार ने इस पूरे विषय को लेकर क्या निर्णय लिए हैं, उन निर्णयों की बात कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो निर्णय है वो लेटरल एंट्री को लेकर है। सरकार ने लेटरल एंट्री की व्यवस्था को कुछ हद तक अपनाया है। इस पूरी व्यवस्था के तहत सरकारी विभागों, सरकारी मंत्रालयों में जो निजी क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, उन एक्सपर्ट्स की राय ली जाती है, उन एक्सपर्ट की विशेषज्ञता का फायदा उठाया जाता है और उन्हें उस पद पर नियुक्त किया जाता है। ये जो नियुक्ति होती है, ये मुख्य तौर पर 3 साल की अवधि के लिए होती है, 3 वर्षों के लिए होती है। हालांकि उस उम्मीदवार के प्रदर्शन के आधार पर, उसने किस तरह का काम किया है, उसके प्रदर्शन के आधार पर उसकी नियुक्ति को 5 वर्षों तक, 5 सालों तक बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा बीते दिनों डीओपीटी ने, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग ने भारतीय प्रशासनिक सेवा कैडर नियम 1954 की नियम 6 में परिवर्तन का प्रस्ताव दिया था। इस पूरे प्रस्ताव का प्राथमिक उद्देश्य भारत में आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति के मामले में, सेंट्रल डेपुटेशन के मामले में राज्यों की जो मंजूरी लेनी होती है, उस मंजूरी की आवश्यकता को पूर्णतः समाप्त करना था। इसका प्राथमिक उद्देश्य जो सेंट्रल डेपुटेशन में अधिकारियों की कमी है, उस अधिकारियों की कमी की समस्या से निपटना था। डीओपीटी का कहना था कि अक्सर कई राज्यों द्वारा जानबूझकर सेंट्रल डेपुटेशन में बाधा उत्पन्न की जाती है। जो अधिकारी होते हैं, उन अधिकारियों को केंद्र सरकार के पास आने नहीं दिया जाता है, और इसी समस्या से निपटने के लिए जो डीओपीटी है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल ट्रेनिंग है, उसने इस तरह का प्रस्ताव पेश किया था। ये तो बात हुई भारत सरकार द्वारा इस संबंध में क्या प्रयास किए गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अंत में आगे की राह पर बात कर लेते हैं, यानी भारत सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा सकते हैं, उन कदमों की बात कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम यही होगा कि भारत सरकार को और केंद्र सरकार में जो भी मौजूदा समय में रिक्तियां मौजूद हैं, जो भी खाली पद पड़े हुए हैं, उन खाली पदों को जल्द से जल्द भरना चाहिए। जल्द से जल्द सरकार को रिक्तियां निकालनी चाहिए, जल्द से जल्द लोगों की नियुक्ति होनी चाहिए, आईएएस अधिकारियों की नियुक्ति होनी चाहिए, आईपीएस अधिकारियों की नियुक्ति होनी चाहिए। इसके अलावा इस संबंध में एक प्रस्ताव ये भी दिया जाता है कि भारत में जो लेटरल एंट्री की व्यवस्था को अपनाया गया है, इस लेटरल एंट्री की व्यवस्था की प्रक्रिया को और ज़्यादा मजबूत किए जाने की ज़रूरत है। इस पूरी व्यवस्था में जो भी चुनौतियां मौजूद हैं, जो भी बाधाएं मौजूद हैं, उन बाधाओं को कम करके इस व्यवस्था को और ज़्यादा मजबूत किया जा सकता है। इसके अलावा इस संबंध में प्रतिनियुक्ति संबंधी प्रोत्साहनों को भी बढ़ाया जा सकता है। जो भी डेपुटेशन के जो इंसेंटिव्स हैं, उन इंसेंटिव्स को और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश की जा सकती है। एक कारण ये भी बताया जा रहा है कि जो अधिकारी हैं वो सेंट्रल डेपुटेशन पर नहीं आना चाहते, क्योंकि उन्हें राज्यों में ज़्यादा आराम मिलता है, राज्यों में ज़्यादा सुविधाएं मिलती हैं, और केंद्र सरकार में जब वो सेंट्रल डेपुटेशन पर आते हैं तो उन्हें ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो ऐसे में उनको और ज़्यादा इंसेंटिव दिए जा सकते हैं, और ज़्यादा सुविधाएं दी जा सकती हैं, ताकि एप्लीकेशंस को, जो आवेदन है सेंट्रल डेपुटेशन के लिए, उस आवेदन को और ज़्यादा बढ़ाया जा सके। इसके अलावा राज्यों द्वारा, पहले ही हमने बात की कि राज्यों द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि डीओपीटी ने जो भी हाल ही में जो नियम बनाए हैं, जो भी प्रस्ताव रखा है, भारत में संघवाद के फ्रेमवर्क के विरुद्ध, जो फेडरलिज्म का फ्रेमवर्क है उसके विरुद्ध हैं। तो ऐसे में, क्योंकि राज्यों का कहना है कि इस पूरे नियमों के माध्यम से राज्यों के अधिकारों को कम करने की कोशिश की जा रही है, ऐसे में केंद्र सरकार इस पूरी व्यवस्था में, केंद्र सरकार को चाहिए कि इस पूरी व्यवस्था में, इस पूरे घटनाक्रम में केंद्र सरकार संघवाद का सम्मान करे, फेडरलिज्म का सम्मान करे, और राज्यों के साथ इस पूरे विषय को लेकर विचार विमर्श किया जाए, उनके सुझावों को आमंत्रित किया जाए, और इस पूरी व्यवस्था में जितने भी सुधारों की जरूरत है, सभी हितधारकों को एक साथ लाकर इन सुधारों को लागू किया जाए। तो ये तो बात हुई आगे की राह की। अब अंत में एक प्रश्न पर बात कर लेते हैं। प्रश्न मेंस का है और आप 250 शब्दों में इसे लिखने की कोशिश कर सकते हैं। प्रश्न है, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति यानी सेंट्रल डेपुटेशन के लिए अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की कमी के कारणों पर चर्चा करें और इसे हल करने के लिए उपायों पर भी चर्चा कीजिए। आपको 250 शब्दों में इस पूरे प्रश्न का उत्तर लिखना है। सबसे पहले आपको बताना है कि भारत में अखिल भारतीय सेवाओं में सेंट्रल डेपुटेशन के लिए अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की कितनी कमी मौजूद है, इसके क्या कारण है, और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं, उन उपायों पर भी चर्चा करनी है। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि अर्थशास्त्र किताब इतिहास के किस चर्चित व्यक्ति से संबंधित है। मुझे आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से जिन भी बिंदुओं पर चर्चा की गई है वो आपको समझ में आएंगे, और अगर आपके प्रश्न पत्र में इससे संबंधित कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।